आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला हुआ था, उसमें हम लोगों ने बात की थी कि हिंदी में किस तरह से शुरुआत हुई है। हिंदी शब्द का हमने सामान्य सा परिचय दिया था कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसके कौन कौन से मुख्य अपभ्रंश हैं, उसका सफ़र क्या रहा शुरुआत से लेकर। मैंने आपको बताया था, अगर आपने इससे पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो तो आपको याद होगा कि उसका एक सफ़र बताया था कि सबसे पहले संस्कृत थी, उसके बाद धीमे धीमे होते होते हिंदी अपनी वर्तमान जो उसका स्तर है वहाँ तक कैसे आई, उस सब का मैंने आपको एक सफ़र बताया था। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे की बात करेंगे। हमारा मानना ये है कि जब भी हम किसी सफ़र की शुरुआत करते हैं तो हमें उसका रास्ता पता होना बेहद आवश्यक होता है। यदि हमें उसका रास्ता नहीं पता होगा तो हमें पता ही नहीं होगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। देखिए, जब भी आप घर से कहीं जाते हैं तो आपको सबसे पहले आप मन में एक रोड मैप तैयार करते हैं कि मुझे इस रास्ते से होते हुए वहाँ तक पहुँचना है। जब तक आपके पास रास्ता नहीं होगा तब तक आप उस मंजिल तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो रास्ता तय करता है आपका कि आपको कितना सफ़र तय करना है और उस सफ़र के लिए आपकी ताकत क्या हो, आपकी एनर्जी क्या हो। उसी प्रकार से जब आप किसी विषय को पढ़ते हैं तो विषय में भी लगभग उसी तरह का आपको सफ़र तय करना होता है कि बिल्कुल प्रारंभिक से लेकर के अंत तक आपको उस विषय के आना होता है। उसी में आपकी एक महत्वपूर्ण बात होती है कि आपका सफ़र, कि जब भी आप शुरुआत करेंगे और कहाँ तक आपको जाना है वो जानना आवश्यक है। जब भी आप किसी विषय को पढ़ते हैं तो ये सफ़र आपका सिलेबस के रूप में आपके सामने आता है। जो आपके विषय का सिलेबस होता है वही उसका सफ़र होता है। मान लीजिए आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप यदि किसी एसआई की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी विषय की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर आपको किसी भी ऐसे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर आपको हिंदी आनी है, तो हिंदी का सफ़र क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, वो हम लोग जानते हैं कि हम लोग कहाँ से शुरुआत करके पढ़ेंगे और कहाँ तक हम आपके पहुँचेंगे। ठीक है, तो आइए हम वही सब शुरू करते हैं, जानते हैं कि शुरुआत से लेकर आखिरी तक आज हम कौन कौन से टॉपिक इस पूरे सफ़र में हम लोगों को पढ़ना है करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि हिंदी एक भाषा है, हिंदी के बारे में आपको पता होगा कि हिंदी एक क्या है, तो आप कहेंगे कि हिंदी एक भाषा है। तो हिंदी का के कौन कौन से पहलू हैं वो आपको बता चुका हूँ मैं। हिंदी भाषा की जब हम बात करते हैं तो पहली बात हमारे लिए जो जानना आवश्यक है वो है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ठीक है, पढ़ाई का हमारा क्रम यही होगा, सबसे छोटे से लेकर और आखिरी तक हम लोग उसको बढ़ेंगे। एक क्रम होता है पढ़ने का, उसी क्रम पे हम आगे बढ़ेंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर हम आपसे पूछें कि क्या होती है तो आप कहेंगे कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या अक्षर। तो जो सिलेबस है उसमें जो आपके पहला टॉपिक आएगा वो आपका आएगा वर्ण। ठीक, या फिर आप जब आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो वो कहलाता है वर्णमाला। ठीक है, इसके पहले एक और बात, भाषा का हमने आपको सामान्य परिचय दिया था, परंतु एक बात उसमें आपकी बाकी रह गई थी कि भाषा कितने प्रकार की होती है। आपसे पूछा जाए कि भाषा कितने प्रकार की होती है तो आप कहेंगे भाषा 3 प्रकार की होती है। एक को आप कहते हैं सांकेतिक भाषा। ठीक, दूसरी आपकी कहलाती है मौखिक भाषा और तीसरी आपकी होती है लिखित भाषा। ठीक, तो भाषा के 3 प्रकार कौन कौन से हुए? सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ये 3 भाषा के प्रकार हैं। यदि आपसे पूछा जाए, मैंने देखा था एक परीक्षा में कि एक प्रश्न आया था कि सबसे पहले कौन सी भाषा आई, सांकेतिक भाषा पहले आई, मौखिक भाषा पहले आई या लिखित भाषा पहले आई। जब भी आपसे ये पूछा जाए तो एक कॉमन सेंस की बात है, आप भी जानते हैं कि जिस समय मानव की उत्पत्ति हुई थी, जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ेंगे जो आदि मानव वाला काल है, तो वहाँ आप देखेंगे कि जब मानव की उत्पत्ति हुई थी उस समय मानव को कोई भाषा बोलनी तो नहीं आती थी, संकेतों के द्वारा वो आपस में बात करता था और एक ध्वनि निकालता था। तो सबसे पहले भाषा आपसे पूछा है कौन सी आई थी, तो आप कहेंगे सांकेतिक भाषा। ठीक, सांकेतिक भाषा। तो ये 3 हो गए भाषा के प्रकार। सांकेतिक भाषा का अर्थ आपसे पूछा जाए तो क्या,
तो सांकेतिक भाषा का अर्थ है कि जब भी हम किसी के द्वारा कोई संवाद स्थापित करते हैं या अपने विचारों को जब किसी दूसरे व्यक्ति तक या दूसरे माध्यम तक जब हम पहुंचाते हैं, तो उनका जो माध्यम होता है, एक होता है वक्ता, एक होता है श्रोता, यानी कि एक संदेश को भेजता है, एक संदेश को ग्रहण करता है। इसके लिए हम लोग भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और सांकेतिक भाषा का अर्थ होता है कि जब हम संकेतों के द्वारा किसी से कोई बात करें तो वो कहलाती है सांकेतिक भाषा। इसके कई जगह आपने एग्जाम्पल्स देखे होंगे। उदाहरण आपसे मैं पूछूं कि सांकेतिक भाषा किसे कहेंगे, तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि इशारों के द्वारा हम जो बात करते हैं वो कहलाती है सांकेतिक भाषा। क्लियर है? जैसे पूछा जाए कि जैसे कहाँ पर आप देखते हैं सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल, तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप सभी ने देखा होगा। जब भी आप सड़कों पर निकलते हैं, रोड पर जब भी आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, उस समय ट्रैफिक लाइट्स होती हैं। ट्रैफिक लाइट्स 3 रंगों की होती हैं, आप सबको पता है, लाल, पीली और हरी। तो जब लाल लाइट हो, आप रास्ते पर जा रहे हैं और रेड लाइट हो गई या फिर लाल लाइट हो गई, तो आप क्या करेंगे? आप रुक जाएंगे। आपसे रुकने के लिए किसी ने कहा तो नहीं, किसी ने नहीं कहा कि आप रुक जाइए, नहीं, वहाँ कहीं पर लिखा हुआ है। बस लाइट अगर रेड हुई आप रुक जाएंगे। इसका मतलब है कि उसने एक संकेत किया और उसका विचार आपके पास तक आ गया, तो ये क्या कहलाएगी? सांकेतिक भाषा। जब वो लाइट हरी हो जाएगी तो आप चलने लगेंगे। इसका भी मतलब भी क्या हुआ कि अब वो आपसे ये कह रहा है कि अब आप चलना प्रारंभ करें। तो ये कि न तो कोई वहाँ बोलने वाला है जो कि मौखिक भाषा हो, न ही वहाँ कहीं लिखा हुआ है कि रुकिए, चलिए या ऐसा कुछ। सिर्फ एक संकेत हुआ और आप समझ गए कि ये हमसे क्या कहना चाह रहा है। उसको हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। कई बार संकेतों के द्वारा हम लोग आपस में भी कई बार बात करते हैं कि किसी को बोल दिया, ऐसे करके बोल दिया तो वो कहते चले जाओ, ठीक। किसी से ऐसे कर दिया, इसका मतलब उसको बुला रहे हैं, उसको हम संकेत कर रहे हैं कि आप आ जाइए, खाना है, पीना है, ऐसे करके ये सब संकेत के द्वारा बात करते हैं। मौखिक भाषा की जब हम बात करें कि मौखिक भाषा क्या होती है, तो इसका मतलब होता है कि जब हम बोल के किसी के से अपने विचारों को संप्रेषित करें। जब हम बोल के किसी के द्वारा जो विचार हैं उनको संप्रेषित करते हैं तो वो कहलाती है मौखिक भाषा। जैसे कि आप अपने दोस्तों से आपस में बात करते हैं, वहाँ कोई आप लिखित में तो बात करते नहीं है कि आप उसको लिख कर दे रहे हैं। आपने लिख कर दिया और उसने पढ़ लिया, फिर उसने लिख कर दिया और आपको दे दिया, ये तो बोलती है लिखित भाषा। लेकिन आप ऐसे तो नहीं बात करते हैं। हम लोग अपने परिवार में एक दूसरे से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, या फ़ोन पर हम किसी से बात करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? मौखिक भाषा। यानी कि मुख के द्वारा हमने जो इस्तेमाल करी वो कहलाती है मौखिक भाषा। ठीक, आपने इधर से बोला, किसी ने उधर से बोला, ये आपकी जो संवाद है वो पूरा हो गया, वो कहलाती है मौखिक भाषा। तीसरी बात आती है लिखित भाषा। लिखित भाषा का अर्थ होता है कि लिखित शब्द किससे बना है? लेख से। यानी कि जब आप लिख के किसी से आप जब संवाद स्थापित करते हैं तो वो कहलाती है लिखित भाषा। अब आप कहेंगे लिखित भाषा का उदाहरण क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ लिखित भाषा का उदाहरण क्या है। आपने अक्सर ये देखा होगा, अभी तो ये सब चलन लगभग बंद हो गया है, लेकिन पहले के समय में चिट्ठियाँ लिखी जाती थी। सुना होगा आपने कि पत्र लिखे जाते थे, डाकघर में पत्र जाता था। तो पहले जो पत्र लिखे जाते थे, इधर से मान लीजिए आप घर से बाहर रह रहे हैं या आप कहीं बाहर गए हुए हैं, आप मान लीजिए दिल्ली में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको अपने घर पर संवाद स्थापित करना है, घर से पैसे मंगाने हैं, या घर पे किसी का स्वास्थ्य पूछना है, या अपनी कोई जानकारी घर वालों तक पहुंचानी है। तो पहले तो फ़ोन नहीं हुआ करते थे, अभी तो सबके पास फ़ोन है, पहले फ़ोन नहीं हुआ करते थे। तो क्या करते थे? उधर से आपने चिट्ठी भेजी दिल्ली से, किसके लिए? अपने माता या पिता के लिए, या जिससे भी आप बात करना चाहते हैं, उसको संबोधित करके आपने एक चिट्ठी लिखी, एक पत्र लिखा। उसमें उसकी अक्सर जो भाषा होती थी कि आदरणीय पिताजी, मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी सकुशल होंगे, इस तरह की का संबोधन होता था। उसके बाद हम अपनी पूरी बात करते थे और अंत में आपका प्यारा बेटा और अपना नाम ऐसे करके। तो आपने वो चिट्ठी लिख के डाकघर में डाल दी, डाकिया वो चिट्ठी लेकर आपके घर आ गया, और घर पर आपके पिताजी ने उस चिट्ठी को पढ़ा, और उसके बाद उसके जवाब में उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी और वो उन्होंने डाकघर के माध्यम से आप तक पहुंचा दी। तो ना तो आपने पापा से बोला, मुख से तो बात नहीं हुई, ना ही आपने कोई संकेत किया। आपने क्या किया कि लिखकर अपने संवाद को पूरा किया। लिखकर आपने अपनी बात पिताजी को बताई, पिताजी ने लिखकर अपनी बात आप तक पहुंचाई। उससे आप क्या कहेंगे? लिखित भाषा। ठीक, अर्थात कि जब हम संकेत के द्वारा किसी से कोई बात करें तो सांकेतिक भाषा, मुख के या बोल कर किसी से बात करें तो मौखिक भाषा, और जब लिखकर किसी के साथ संवाद स्थापित करें तो वो कहलाती है आपकी लिखित भाषा। ये भाषा का सबसे पहली बात है। अभी आपका जो मैं हिंदी जो आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूँ, उस हिंदी की भी ये शुरुआत भी नहीं है, सिर्फ उसका एक परिचय है कि असल में पूरी हिंदी पढ़ ली। मैं अक्सर कहता हूँ ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। पूरी हिंदी पढ़ ली, आपको यही नहीं पता, और आपसे किसी ने पूछा हिंदी क्या है, आपने कहा भाषा है।
आप कहेंगे भाषा कहते किसे हैं, वो आप नहीं बता पाए, तो फिर वो आपकी पढ़ाई अधूरी मानी जाती है। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि भाषा किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि किसी भी संदेश को या किसी भी विचार को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का जो माध्यम होता है वो भाषा कहलाती है। और पूछे भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो आप कहेंगे सांकेतिक, मौखिक और लिखित। तीनों को का जो एग्जाम्पल है वो आपको बता चुका हूँ कि किसे आप सांकेतिक भाषा कहेंगे, किसे आप लिखित भाषा कहेंगे और किसे मौखिक भाषा कहेंगे। ठीक, इतनी सी बात क्लियर हो गई कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के प्रकार क्या होते हैं। अब बात आती है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो आपको पता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या अक्षर। और वर्णों के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, वर्णमाला में। तो हमारे जो सफ़र है या अर्थात जो सिलेबस है उसका पहला पड़ाव या पहला टॉपिक क्या होगा, वर्णमाला। ठीक, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी केवल मैं आपको एक परिचय दे रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपके सामने आने वाले हैं इस पूरी तैयारी में। तो वर्णमाला, ठीक, सब अक्षर या वर्णों से मिलकर क्या बनता है, शब्द। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे शब्दों को। ठीक, शब्द या शब्द के भेद। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाक्य को, शब्द। ठीक, वर्णमाला, वर्णमाला के बाद हम पढ़ेंगे शब्द भेद कि शब्द भेद क्या होता है और शब्दों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। फिर बात आएगी वाक्य की। ठीक, तो हम लोग बिल्कुल शुरुआत से चलेंगे, छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। शब्द भेद, शब्द भेद में मुख्यतः कौन कौन से शब्द हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो क्रम होगा वो क्या होगा। तो वर्णमाला सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे शब्दों की उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज शब्द, विदेशज शब्द। एक और प्रकार होता है शब्दों का अलग से, जिसे आप कहते हैं संकर शब्द। और कोई ये मत समझना कि ये शंकर जो मैंने लिखा है गलत लिखा है, क्योंकि यदि आप समझ रहे हैं कि ये शंकर को इस तरीके से लिखा जाता है, तो दोनों ही शब्द अपनी अपनी जगह पर सही हैं। ये शंकर भी सही है और ये शंकर भी सही है। अगर इस तरह से शंकर लिखा हो, इसका मतलब है कि जो भोलेनाथ हैं, जो महादेव हैं या जो महाकाल हैं, उनके बारे में बात चल रही है। लेकिन जब शंकर को इस तरीके से लिखा गया हो, इसका मतलब है कि ये हाइब्रिड, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं हाइब्रिड। क्या होता है हाइब्रिड, जब किसी 2 अलग अलग तरह की प्रजातियां मिलकर एक नई प्रजाति बनाते हैं, उसको बोलते हैं हाइब्रिड प्रजाति या संकर प्रजाति। उसी प्रकार से शब्दों में भी एक प्रकार होता है संकर शब्द, अर्थात जो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर जब एक नया शब्द बनाते हैं तो वो संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा अक्सर कि टिकट घर, ये शब्द अक्सर सुना है आपने। तो टिकट तो अंग्रेजी का शब्द है और घर हिंदी भाषा का शब्द है। तो एक अंग्रेजी भाषा का शब्द और एक हिंदी भाषा का शब्द, अर्थात 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द ने मिलकर एक नया शब्द बनाया, तो ये कहलाएगा आपका संकर शब्द। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है ई रिक्शा। सभी ने ये सब सुना हुआ है, ई रिक्शा। तो ई का अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, अर्थात कि ये जो ई है ये तो अंग्रेजी भाषा का है और रिक्शा जो शब्द है ये जापानी भाषा का है। ठीक, तो एक शब्द अंग्रेजी भाषा का और एक जापानी भाषा का, दोनों ने मिलकर एक नया शब्द बनाया जो कि क्या कहलाएगा, संकर शब्द या हाइब्रिड शब्द। क्लियर है। तो हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वर्णमाला, फिर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। इसके बाद हम पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इसके बाद जो अगली बात आएगी वो आएगी, यह जो अगला टॉपिक आएगा वो क्रिया विशेषण। और इन सभी टॉपिकों से बच्चा परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं आपसे। और जो हम यहाँ तक अभी तक बात कर रहे हैं, इसके वर्णमाला के आगे की ये शब्द के भेद हैं। ठीक, समुच्चय बोधक शब्द, फिर संबंध बोधक शब्द, उसके बाद
विस्मय बोधक शब्द। अभी शब्द के ही प्रकार चल रहे हैं सारे, विस्मय बोधक शब्द। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चा रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, योग रूढ़ शब्द। इसके बाद अर्थ के आधार पर शब्द के अलग अलग भेद होते हैं, जैसे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द। ठीक, तो ये सारे ही यहाँ के बाद सब सारे ये जो हैं वो शब्द के भेद हैं। ये सब आपने सुने भी होंगे। जैसे समानार्थी शब्द की बात करें तो पर्यायवाची आपने पढ़े हैं, उसी को आप समानार्थी शब्द कह सकते हैं। विपरीतार्थी का मतलब होता है कि विलोम शब्द, यानी कि एक शब्द का अपोजिट या विलोम को कोई शब्द है तो वो कहलाएगा उसका विपरीतार्थी, यानी कि उसका विपरीत अर्थ देने वाला। इसके बाद अगली बात आती है कि हम पढ़ेंगे क्रिया को। शब्द के भेद यहाँ तक हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिया। हाँ, क्रिया हो गया, सॉरी, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, और ये विपरीतार्थी शब्द हो गया। यहाँ तक हो आपके ये सब क्या हो गए, शब्द के प्रकार। इसके बाद हम आएंगे वाक्य की तरफ। तो जनरली पूछा जाता है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे या और हम ये पढ़ेंगे भी, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक, दिखाई दे रहा है आपको, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ये वाक्य के प्रकार हो गए। और उस वहीं पर वाक्य में ही आपको कुछ चीज़ें और पढ़ने में आएंगी, जैसे कि उपवाक्य क्या होता है। उपवाक्य के अलावा वाक्य में ये दो शब्द भी आपके आगे प्रयोग होंगे, उद्देश्य और विधेय। कि वाक्य में उद्देश्य क्या है, एक वाक्य आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, या पूछा जाएगा कि इस वाक्य में विधेय क्या है। तो वो उसकी पहचान आपकी मैं बताऊंगा कि उसको आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा उद्देश्य है, कौन सा विधेय है। ये किसके प्रकार हो गए, वाक्य के। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हम क्रम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर या वर्ण। ठीक, उसके बाद शब्द, तो यहाँ तक हमने शब्द के बारे में बात की। फिर वाक्य की बात यहाँ पर। ठीक, ये जो चार हैं आपके संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, इन्हें आप कहते हैं विकारी शब्द। क्या कहते हैं बेटा, विकारी शब्द। और ये जो चार हैं आपके क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द और विस्मय बोधक शब्द, ये कहलाते हैं अविकारी शब्द। और अविकारी को ही आप अव्यय भी कह सकते हैं। ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद हम इसके आगे बढ़ेंगे कि और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। हमने कहाँ तक बात कर ली थी, वाक्य तक, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसके बाद हम जो अगली बात आएगी उसमें हम पढ़ेंगे वचन। वचन पढ़े होंगे आपने, दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में तीन प्रकार होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में केवल दो, एक वचन और बहुवचन। उसके अलावा काल कितने प्रकार के होते हैं, तो सामान्यतः आपको पता है कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। लेकिन हिंदी में जब आप पढ़ेंगे तो इसके भी अन्य भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के भेद होते हैं, भविष्य काल के भी अलग भेद होते हैं, वो सब आपको पढ़ाएंगे। आगे बात आती है लिंग की, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में उभयलिंग आता है, लेकिन हिंदी में उभयलिंग नहीं है, पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है। इसके अलावा आपसे पढ़ेंगे उपसर्ग, प्रत्यय। ये सारे शब्द आपने सुने होंगे। उपसर्ग बोलते हैं कि जब किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जब कुछ शब्दांश को जोड़ते हैं तो उपसर्ग कहलाता है, और मूल शब्द के बाद में जब कुछ जोड़ते हैं या उसके अंत में जोड़ते हैं तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक, फिर हम छंद पढ़ेंगे। वार्लिक छंद और मात्रिक छंद दोनों के सारे भेद। अलंकार में शब्दालंकार और अर्थालंकार दो मुख्य होते हैं, उसके अन्य भेद होते हैं, वो पढ़ेंगे। रस पढ़ेंगे। ठीक, कितने प्रकार के रस होते हैं, उनका कौन कौन सा स्थायी भाव होता है, वो सारे हम लोग
पढ़ेंगे। आगे आपका आएगा समास। समास के अलावा संधि विच्छेद, यही क्रम होगा, इसी क्रम से हम लोग पढ़ेंगे और यही क्रम होता है पढ़ने का। इसके अलावा आगे पीछे कर दोगे तो थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये बीच में कहाँ से आ गया। ये पूरा क्रम है, इस क्रम से पढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक करके आप बिल्कुल अंत तक बड़ी आसानी से पहुँच जाएंगे और हिंदी कब पूरी आपकी खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। समास, संधि विच्छेद, इसके बाद वाच्य आपसे पूछे जाते हैं, इसमें कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। उनकी पहचान हम कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मुहावरे अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक। मुहावरे के साथ ही साथ एक टॉपिक और जुड़ा हुआ होता है जिसे आप कहते हैं लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा वाक्य अशुद्धि या वाक्य शुद्धि, ये भी एक प्रकार का एक टॉपिक है। फिर आपसे आएगा वाक्य शुद्धि के बाद वाक्य व्यवस्था, यानी कि वाक्य में शब्द का कौन सा भेद किस स्थान पर आएगा, यानी कि कहाँ पर कर्ता आएगा, कहाँ पर कर्म आएगा, कहाँ पर क्रिया आएगी, वो सारी बातें आपको वाक्य व्यवस्था में पढ़ी जाएंगी, ठीक है। वाक्य व्यवस्था के बाद जब हम आगे बढ़ के चलते हैं तो अगला टॉपिक जो आता है हमारे पास वो है पत्र लेखन, ठीक। उससे पहले एक टॉपिक और आता है पत्र लेखन से पहले कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक। इसके बाद आप आ जाएंगे पत्र लेखन की तरफ। पत्र लेखन के बाद फिर हम आएंगे आपका पल्लवन, संक्षेपण, ठीक, प्रारूप लेखन। एक बार हिंदी अगर आपने पूरी अच्छे से पढ़ ली तो मैं वादा करता हूँ आपको कि आपको फिर दोबारा हिंदी नहीं पढ़नी पड़ेगी। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें तो इसी में से आपका वो सारा सिलेबस पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, प्रारूप लेखन के अलावा एक टॉपिक और आपका छूट गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, विराम चिन्ह। हिंदी में कई प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं, आपने देखे होंगे, जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, उप विराम, विस्मयबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, रिक्तताबोधक चिन्ह और त्रुटिबोधक चिन्ह। ये सारे चिन्ह आपके कैसे वो चिन्ह लगाए जाते हैं, कौन से उन चिन्ह की पहचान होती है और कहाँ पर उन चिन्हों का हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारी बातें हम लोग इसमें समझेंगे और पढ़ेंगे। प्रारूप लेखन, ठीक। इसके बाद आपका एक और टॉपिक आप कह सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं, प्रतीक। हिंदी में कई सारे प्रतीकों का इस्तेमाल होता है। जब भी कोई गद्य या पद्य लिखा जाता है तो प्रतीकों का इस्तेमाल बहुतायत मात्रा में होता है। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं ना कि तुम, जिससे जब आपस में बात करते हैं तो कहते हैं कि उसकी आवाज़, कि वो तो कोयल है। मान लीजिए किसी की आवाज़ अगर बहुत मीठी है तो हम उसे क्या कहते हैं, वो तो कोयल है। तो कोयल का हमने क्या एक प्रतीक दिया, ठीक। तो प्रतीक भी हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे कई सारे प्रतीक आते हैं आपके हिंदी में, तो हम लोग प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे आपके हिंदी साहित्य की तरफ। और उसके अलावा एक टॉपिक और आपका है, अगर आप आता हो आपके में, शब्द शक्ति। शब्द शक्ति अगर आपने सुना हो कि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये भी आपके व्याकरण के एक भेद हैं कि कौन सी बात को आपने को किस भाव में कहा जा रहा है, कि अभिधा में या लक्षणा में या व्यंजना में। जैसे कोई बात अगर आपने सीधे सीधे किसी से कह दी तो वो कहलाएगा कि अभिधा में कहा गया है, थोड़ा घुमा फिरा के आपने कहा तो वो लक्षणा में कहा गया है, और थोड़ा सा और मतलब और आगे बढ़कर अगर आपने उसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर दी और आप किसी बात को मतलब कि कहते हैं ना कि घुमा फिरा कर कह रहे, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उससे आप कहेंगे फिर व्यंजना। वो जब पढ़ाऊँगा तो आपको डिटेल में जाऊँगा।
तो ये सारे टॉपिक आपको हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। इससे पहली वाली जो स्लाइड थी वो और ये स्लाइड, ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद भी अगर कोई और टॉपिक अगर आपको लगता हो कि इसमें आपका बाकी रह गया है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देंगे, तो मैं उसको भी इसमें ऐड कर दूंगा। और ये पूरा जो व्याकरण है वो हम लोगों का यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलेंगे साहित्य की ओर, कि साहित्य में जो 4 काल होते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, उसमें किस काल के कौन कौन से मुख्य लेखक हुए हैं, उनकी कौन कौन सी मुख्य रचनाएँ हुई हैं, उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। अभी तक की जो बात है, जो जिस संबंध में ये वीडियो बनाया गया था कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्या हमारा सफ़र रहेगा शुरुआत से लेकर के अंत तक, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। अब इसके बाद जो आप लोग मेरे वीडियोस के द्वारा जो नोट्स बनाएंगे, और नोट्स में सबसे पहले पेज पे, ठीक है, यानी कि पहले दूसरे पेज पर आपको ये टॉपिक लिखने हैं और उसी क्रम से लिखने हैं जिस क्रम से मैंने आपको बताया। पिछली स्लाइड में जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो, और एक स्लाइड आपके पास ये है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। मैं पीछे हट जाता हूँ। तो ये 2 स्लाइडें आपके पास रहेंगी। इन 2 स्लाइडों को आपको लिखना है क्रम से, और इसी क्रम से हम लोग पढ़ेंगे। और पूरा एक एक करके एक ऐसे जो कड़ियाँ जुड़ती हैं ना, तो ऐसे पूरा ही व्याकरण एक कड़ियों के द्वारा जोड़कर एक संपूर्ण रूप से आपके सामने होगा। और पूरा आप जब पढ़ेंगे, अंत तक आते आते आप समझ जाएंगे कि आपके पास हिंदी में अब पढ़ने के लिए कुछ और नहीं बचा है। फिर मैं आपकी प्रैक्टिस भी कराता रहूँगा, अलग अलग जो प्रश्न परीक्षाओं में आए गए हैं जिस टॉपिक से। और जब मैं पढ़ाऊँगा तब भी यही तरीका होगा कि एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा, उसके बाद उस टॉपिक से आपको अभ्यास करवाऊँगा। उसमें से लास्ट परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न मैं आपके सामने दूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी एकदम सटीक और मजबूत हो सके और आप समझ सकें कि जो हमने पढ़ा उससे प्रश्न किस प्रकार से बनता है। ये बेहद आवश्यक बात है। केवल हम लोग पढ़ तो लेते हैं, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इससे प्रश्न कैसे बनेगा। तो हम दोनों चीज़ें साथ साथ करते चलेंगे, पढ़ेंगे भी और उसका अभ्यास भी करेंगे, तो आपकी तैयारी जो है वो एकदम संपूर्ण हो जाएगी और टॉपिक आपका एकदम मजबूत हो जाएगा, आपके हाथ में हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ तक हमारी बात, ये जो लेक्चर है उसको मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग जो आपका पहला टॉपिक है, जो मैंने कहा था कि वर्णमाला, इससे जो पहले की स्लाइड थी उसमें बताया था मैंने कि सबसे पहला टॉपिक कौन सा था, वर्णमाला। तो वहीं से हम लोग प्रारंभ करेंगे कि वर्णमाला में स्वर व्यंजन, कितने प्रकार के स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर, प्लुस स्वर, ह्रस्व स्वर, जीभ में के किस भाग से कौन सा स्वर बोला जाता है, वो अघोष सघोष, वो सारी बातें हम लोग स्वर और व्यंजन को जब पढ़ेंगे तब उसके आगे हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो था वो उसको मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।